अजनबी सी राहों पे जो आप हमारे हम सफ़र हो जाएं, पल में कट जाए ये वक्त और ये सफ़र और भी हसीन हो जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रेया आज आपको लेकर चल रही हूँ सफल किसानों की सफल कहानियों से भरे हुए हमारे सफ़र पर, जहाँ मैं आपको सबसे पहले लेकर चलूँगी हमारे शहर ग्वालियर के सूर्य मंदिर, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह ही सुंदर कलाकृति से युक्त, भव्य और प्राचीन है। वैसे तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, पर ग्वालियर का सूर्य मंदिर भी कुछ कम नहीं है। ये सूर्य मंदिर काफी प्राचीन एवं सुंदर है, जिसमें काफी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन लाभ के लिए पहुंचते हैं। ये सूर्य देवता को समर्पित ग्वालियर में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में स्थित है ये मंदिर। शहर में नवनिर्मित मंदिरों में से एक है। बताते हैं कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा पर ही पड़ती है। इसका निर्माण सन 1988 में हुआ था। मंदिर के बाहरी दीवारों को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है, जबकि अंदरूनी हिस्सा सफेद संगमरमर से निर्मित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र पत्थरों पर अंकित हैं। क्या आपने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा है? यदि आपने ये मंदिर नहीं देखा है और आप कोणार्क तक नहीं पहुंच सकते, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप चले आइए हिंदुस्तान के दिल में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में एक ऐसा सूर्य मंदिर बनवाया गया है, जिसे देखकर आपकी सूर्य मंदिर देखने की सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। समृद्ध प्रकृति के साथ खुशहाल लोगों के लिए पहचाना जाने वाला ग्वालियर का सूर्य मंदिर बेहद लोकप्रिय है। ये मंदिर अत्यंत भव्य और सुंदर है। अति प्राचीन स्थापत्य कला को ये बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित करता है। सूर्य मंदिर का निर्माण यूं तो आधुनिक काल में वर्ष 1988 में ही हुआ था, मगर मंदिर की बनावट देखकर ये 16वीं शताब्दी के स्थापत्य की तरह लगता है। ग्वालियर का सूर्य मंदिर भगवान अग्निगर्भ के रथ का प्रतीक है। इस मंदिर में इस तरह की स्थिति दर्शाई गई है, जिसमें भगवान आदित्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। भगवान के रथ के घोड़े समय का प्रतीक हैं। तो वहीं रथ में लगे पहियों में दर्शाई गई आरियां मानव को संदेश प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रथ के पहियों में मोटी पतली आरियां भी हैं, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। मंदिर बाहर से देखने पर मंदिर और रथ की आकृति की तरह प्रतीत होता है, जिसे अश्व खींचते हुए बताए गए हैं। भगवान सूर्य के ये 7 अश्व भी हमें कुछ न कुछ संदेश प्रदान करते हैं। मंदिर का शिखर प्राचीन भारतीय शैली के तहत निर्मित है, लेकिन गर्भगृह में इसका सिरा नीचे की ओर भी जाता है। सूर्य मंदिर में दर्शन के पश्चात हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की दतिया की ओर। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बसा जिला दतिया, जिसका एक छोर मध्य प्रदेश और दूसरा छोर उत्तर प्रदेश को छूता है। यहाँ काफी सर्दी और उतनी ही लगभग गर्मी पड़ती है, पर यहाँ का किसान मौसम से बिना विचलित हुए अपने और प्रदेश को समृद्ध बनाने में लगा हुआ है। यहाँ की मृदा उपजाऊ तो है, पर इसे और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए तथा फसलों का चयन मृदा के हिसाब से करने के लिए यहाँ एक मृदा परीक्षण संस्थान है, जिसका लाभ यहाँ के किसान नियमित रूप से लेते रहते हैं।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दतिया की खेती किसानी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ के किसानों ने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर सफलता की एक अलग इबारत लिखी है। हम पहले लौकी, कद्दू, बैगन, मिर्ची, आलू इसकी खेती करते थे। इसमें हमको मार्जिन कम मिलता था, इसलिए फिर हमने सोचा, हमारे डॉक्टर उदनिया जी थोड़ा हमारे संपर्क में आए। फिर उन्होंने हमारे लिए सलाह दी कि रामेश्वर जी आप हमारी सलाह से ये खेती थोड़ा सा कर लो आधा बीघा में। तो हमने आधा बीघा में उसको खेती की है, तो उसमें हमको अच्छा सा लाभ मिला है। फिर हमने इसकी खेती ज़्यादा पैदावारी बढ़ाई है, तो उसमें हमको लाभ बढ़ता गया है। दुगना से तिगना हुआ, तिगना से चौगुना लाभ हुआ। तो हम इसकी खेती फिर अभी बहुत ऊंचे से करने लगे इसको, और हमको इसमें अच्छा सा लाभ मिलता है। गेंदे के फूल की अगर हम बात करें तो 12 महीने की डिमांड होती है गेंदे के फूलों की। और इसके अलावा और कौन कौन से फूलों की उपज आप यहाँ करते हैं? हम यहाँ गलेटिया करते हैं और सेवंती करते हैं और गेंदा करते हैं। अभी हम तीनों की फसल कर रहे हैं अभी हम। जी, अब आगे कौन सी फसल है? अभी तो ये गेंदा हम देख रहे हैं, चारों तरफ गेंदा ही गेंदा है। इसके बाद कौन सी फसल आने वाली फूलों की? इसके बाद हम गुलाब की सोच रहे हैं। जो गुलाब का 14 हमने रोपण कर दिया है, तो अब इसमें 1.5-2 महीने का दे रहे हैं। इसमें 2 महीने बाद हम गुलाब की पैदावार भी अच्छी सी ले लेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पर अपनी जो परंपरागत, जैसे कि किसान भाई हमेशा से ही अगर बात करें रबी और खरीफ की फसलें उगाते आए हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, या ये जो फूलों की खेती आजकल किसान भाई करने लगे हैं इनसे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं आप? नहीं, हमको फूलों की खेती में बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। हमको जी, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है फूलों की खेती में। हमको अच्छी लगी है फूलों की खेती, हम इसको बड़े रुचि से कर रहे हैं और इसमें हमको बहुत लाभ हो रहा है। को हम हमारे यहाँ पीतम्बरा पीठ मंदिर अच्छा चल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम सेलिंग यहाँ कर रहे हैं 2 साल से। अब धीरे धीरे माई की कृपा हो रही है। धीरे धीरे हमारा झांसी भी कॉन्टेक्ट हुआ है। झांसी दिल्ली ग्वालियर से हमारा दिल्ली भी कॉन्टेक्ट हो चुका है। हम दिल्ली तक भी इसको माल भेजते हैं। पिछले कुछ वर्षों में खेती का तरीका तेजी से बदला है। किसान अब परंपरागत फसलों की जगह ऐसी फसलें उगाते हैं जिससे मुनाफा ज्यादा हो। फूलों की खेती में देखरेख थोड़ी ज्यादा करनी होती है, लेकिन ये किसानों को कुछ ही महीने में अच्छा मुनाफा दे जाती है। लेकिन आज वही दतिया जिला फूलों की खेती में अपनी अलग पहचान बना रहा है। दतिया जिले में हर दिन हजारों क्विंटल फूलों की खपत हो जाती है। यहाँ के किसानों की मेहनत से न केवल जिले भर में यहाँ से फूल जाता है, बल्कि आसपास के कई जिलों में यहाँ से कई क्विंटल फूल जाता है। सफल किसान रामेश्वर के पास 20 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ में फूलों की खेती और बाकी में गेहूं चना की खेती करते हैं। त्योहार में और शादी एवं नवरात्र के अवसर पर यहाँ के किसानों को काफी फायदा होता है। त्योहारों में उन्हें प्रतिदिन लगभग 50,000 का मुनाफा होता है। धरती के सीने को चीरकर बीज बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कहाँ सोता हूँ। जी हाँ, किसानों की मेहनत ही है जो हमें उनके लहलहाते खेतों में नजर आती है, लेकिन उनकी मेहनत पर सोने पर सुहागा जैसा काम करती है एक बेहतरीन मृदा। जी हाँ, सॉइल हेल्थ क्या होता है ये आज अब हमारी यात्रा के दौरान हम जानेंगे, क्योंकि अब हम पहुँच गए हैं दतिया के मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में, और यहाँ के अनुसंधानकर्ता जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम जानते हैं कि आखिर सॉइल हेल्थ क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है और इससे किसानों को कितना फ़ायदा होता है। आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। फसल उत्पादन में मिट्टी अत्यंत आवश्यक घटक है, जो पौधों को पोषण प्रदान करती है।
इसीलिए आवश्यक है कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो और पौधों को आवश्यक तत्व उपलब्ध हो, वह जीवाणु वृद्धि के लिए इसकी उपयोगिता सिद्ध हो सके। वैज्ञानिक परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक पौधे की समुचित वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इन 16 तत्वों में से एक की भी कमी पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए मृदा परीक्षण अति आवश्यक है। किसान भाइयों को मृदा परीक्षण हर एक खेत से लगभग 3 से 4 साल में एक बार कराना चाहिए, क्योंकि मृदा का जो उर्वरक क्षमता है ये घटती बढ़ती रहती है। आपके उर्वरक डालने से वो बढ़ जाती है और घट जाती है। इसीलिए किसान भाइयों को 3 से 4 साल में एक बार मृदा परीक्षण कराना चाहिए। साथ ही साथ मृदा परीक्षण कराने के फायदे अनेक हैं। आपको इससे आपका लगभग 15 से 20% की लागत, फर्टिलाइज़र में जो लागत है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी उपज में कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा। आपको 10 से 15% तक वृद्धि हो सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। तो इससे किसान भाइयों को फ़ायदा ही है। इनपुट आपको कम लगेगा, आउटपुट लगभग बराबर या उससे ज़्यादा होगा। ये इससे फ़ायदे हैं। तो यहाँ हमने जाना मृदा परीक्षण के बारे में, सॉइल हेल्थ के बारे में उनके एक्सपर्ट से। और अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है जो हमें ले जाएगा सागौन की खेती के बीच। किसान जो सिर्फ खेतों में ही मेहनत नहीं करते, फसल ही नहीं उगाते, बल्कि अपनी आय को बेहतर बनाने के लिए वो इस तरह से भी खेती करते हैं। सागौन के जहाँ वृक्ष लगाए हैं उन्होंने, जिनसे बनता है फर्नीचर। जी हाँ, वही फर्नीचर जो हमारे घरों की खूबसूरती को बढ़ाता है। लेकिन उसके लिए सागौन के वृक्ष उगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको लेकर चलती हूँ उन किसानों के पास जो इस खेती को कर रहे हैं और सागौन के वृक्षों को उगा रहे हैं। सागौन को इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है। इसका पेड़ 80 से 100 फीट तक लंबा होता है, जो कि अच्छी किस्म की लकड़ी पैदा करता है। यही वजह है कि देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी अच्छी मांग है। सागौन से बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वह ज़्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसीलिए सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर की घर और ऑफिस दोनों जगह अधिक मांग रहती है। किसान भाई खेतों में पारंपरिक खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए सागौन की खेती भी करते हैं। ये तो मैंने एकाएक मेरा मन बना कर दूँ, खेती तो हर साल हर किसान कर रहा है। लेकिन चूंकि इसके अलावा आगे वाले समय में 10-12-15 साल में कुछ इकट्ठी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये इसलिए मैंने प्लानिंग की 2010 में। 2010 में सागौन की प्लानिंग की थी। तो 2010 में मैंने 1000 पौधा लगाया, फिर 11 में 1000 लगाया, फिर 2012 में भी 1000 लगाया। ऐसे करीब 3500, करीब 30 से 3500 पौधा मेरे तैयार हैं। यहाँ तैयार है तैयार। आपको। आज मार्केट में उसकी कीमत सोची जाए तो 3000 से 3500 रुपये घन फुट है उसकी कीमत। तो आगे चल के और जो है वो दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि ये वृक्ष अच्छे हों और जो लकड़ी है इसकी बहुत अच्छी बने। तो इमारती लकड़ी है, चूँकि माने बच्चों के लिए काम आएगी। हम तो तैयार करके छोड़े, माने तैयार कर रहे हैं आगे बच्चों के उसके लिए भी जो है काम में पैसा वो जो आएगा वो उनके लिए जो है आगे उनके काम में आएगा बच्चे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अब हमारी यात्रा में हमारी मुलाकात हुई दतिया के किसान मनोज साहू से, जो अपनी 25 बीघा जमीन पर गेहूं, चना, सरसों, मटर और हरे चारे की खेती करते हैं। साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इनकी डेयरी पहुंचकर हमने देखा किस तरह किसान पशुओं की देखरेख करते हैं। सफल किसान मनोज के पास
मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं और वे समय समय पर पशु चिकित्सक से मार्गदर्शन लेते रहते हैं ताकि समयानुसार टीकाकरण कराकर इन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सके। किसान भाइयों, आपने पशुओं की जो खतरनाक बीमारियां भी देखी होंगी, गलघोंटू एवं खुरपका मुंहपका रोग, ये भी हमारे पशुओं के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन बीमारियों का समय पर टीकाकरण के माध्यम से नियंत्रण करें। गलघोंटू एक पशुओं की ऐसी खतरनाक बीमारी है, इसमें हमारे पशु की जान भी चली जाती है। इसलिए मेरी किसान भाइयों आपसे यह सलाह है कि जब भी पशु चिकित्सक टीकाकरण के लिए आपके ग्राम में आता है तो हमें अपने पशुओं का इन बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा एफएमडी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसलिए हमें एफएमडी के उन्मूलन के लिए अपने पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण अवश्य ही कराना चाहिए, क्योंकि ये टीकाकरण हमारे विभाग द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है। किसान भाइयों, इस तरह से हम अपने पशुओं का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित ही हमें पशुपालन एक लाभकारी धंधा उभर के आएगा। मौसमानुसार इनकी देखरेख करना व समय से खाने का ध्यान रखा जाता है ताकि इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन हो सके। मैं मनोज साहू, जो मैंने सन 2000 से पशुपालन स्टार्ट किया है। पहले मेरे पास 3 भैंसें थी, आज वर्तमान में मेरे पास 25 भैंसें और 6 गाय हैं। सारी भैंसें मुर्रा नस्ल की हैं और गाय देसी नस्ल में हैं, थारपारकर, साहिवाल और गिर गाय है। तो दिन में दूध उत्पादन 1 क्विंटल 80 किलो होता है, जो मैं घर से ही बेचता हूँ। और जो बाकी बचा हुआ होता है उसका मैं पनीर बना लेता हूँ, दही और घी, जो मेरा सारा घर से ही बिक जाता है। हमने यहाँ पहुंचकर देखा कि किस तरह प्रतिदिन 1 क्विंटल दूध के उत्पादन के साथ बाहर से भी और दूध लाकर दूध और दही तो ये बाजार तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही दूध से पनीर बनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। ये सब काम सुनने में जरूर आसान लग रहा होगा, लेकिन हमने जाना कि कैसे बाजार में मिलने वाला पनीर इतना सॉफ्ट और स्वादिष्ट होता है। पनीर बनाने के लिए हर रोज यहाँ कुंटलों दूध आता है। बड़े बड़े कढ़ाई में डालकर इसे उबालते हैं और फिर थोड़ा ठंडा होने पर खट्टे पानी से दूध को फाड़ लिया जाता है। सूती कपड़े में छानकर फटे दूध और पानी को अलग कर देते हैं और मिले हुए पनीर को कसकर दबाकर रख दिया जाता है। आधे घंटे बाद इसे ठंडे बर्फ के पानी में रखकर ठंडा करके तैयार किया जाता है। इस तरह तैयार पनीर को पैक करके वजन करने के बाद बाजार ले जाया जाता है। दूध से अधिक पनीर बनाकर बेचने से लाभ प्राप्त होता है। इसी कारण मनोज जी का पूरा परिवार इनका सहयोग करता है। ये पनीर झांसी, दतिया व अन्य शहरों तक पहुंचाया जाता है और अच्छा पनीर होने के कारण बाजार में पहुंचते ही सारा पनीर बिक जाता है। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं सेटनेट हाउस में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है खीरे की खेती। सेटनेट हाउस में तैयार होने वाले खीरे की क्या खास बात होती है और इनकी पैदावार को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सब हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जिला दतिया ग्राम कुरथरा के रहने वाले अशोक सिंह ठाकुर के पास 25 एकड़ भूमि है, जिसमें वो रबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाते हैं। उन्होंने उद्यानिकी विभाग से प्रशिक्षण लिया और अपने 1 एकड़ खेत पर सेटनेट हाउस बनवाया। इस सेटनेट हाउस में वो खीरे की खेती कर रहे हैं और खीरे की खेती के अनुरूप ही उस खेत को उन्होंने बनवाया है। जैसे कॉकपिट, नारियल का बूरा, पीली मिट्टी का मिश्रण कर उसमें खीरे की खेती प्रारंभ की। पहले पारंपरिक खेती करते थे, उसमें इतना लाभ नहीं होता था। अब चूंकि दतिया में जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने सलाह दी एक खीरे वाली खेती करने की, तो उसके लिए नेट हाउस का जो प्लानिंग इसकी की है, तो ये नेट हाउस लगाया है
4000 स्क्वायर फुट में। इसकी लागत 30 लाख के करीबन आई है। और बता रहे थे कि फसल 45 दिन में आ जाएगी। अब फूल तो आना शुरू हो गया, 1 महीने की है अभी, 15 या 20 दिन में जो है फल आना शुरू हो जाएगा। तो उसके हिसाब से बता रहे कि एक सीज़न में 15 से 20 लाख की लागत इसमें निकल आएगी हमारी। बकाया की फिर जो है दोबारा लगाएंगे फिर। यह खेती पूर्ण रूप से जैविक खेती है। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये फसल बहुत अच्छी है। इस फसल में 45 दिनों में फल फूल शुरू हो जाते हैं और ये 4 माह तक चलते हैं। हाईटेक हॉर्टिकल्चर यदि की जाए तो पारंपरिक फसलों की तुलना में कम से कम 5 से 10 गुना तक इजाफा होता है उनकी आमदनी में। इसलिए कम ज़मीन में अधिक उत्पादन लेने के लिए ये पॉली हाउस या शेड नेट हाउस की परिकल्पना की गई है। तो किसान भाइयों से मैं ये आग्रह करूँगा कि वो पहले हमारे उद्यानिकी विभाग हर ज़िले में उद्यानिकी विभाग का कार्यालय है, वहाँ पे संपर्क करें। हमारे वहाँ एक्सपर्ट हर ज़िले में मौजूद हैं, वो आपको सूक्ष्म में हर चीज़ के बारे में बताएंगे। इसके बाद जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण की जो है हमारे यहाँ भोपाल में व्यवस्था है। हम लोग भी छोटे छोटे स्तरों पे ज़िले में भी प्रशिक्षण कराते रहते हैं। वैसे इसके लिए जो हम एक्सपर्ट जो संस्थान हैं ग्रेटर नोएडा में IHT हॉर्टिकल्चर का प्रशिक्षण संस्थान है, जो उनसे हम किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिलाते हैं। और प्रशिक्षण लेने के बाद ही किसान भाई शेड नेट हाउस या पॉली हाउस में खेती की उन्नत तकनीक अपनाएं तो बेहतर होगा। इसमें किसान भाइयों के द्वारा लगाई लागत प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसकी सिंचाई टपक विधि द्वारा की जाती है। इसी विधि से यानी फर्टिगेशन की विधि द्वारा पोषक तत्व दिए जाते हैं। हम इसे आधुनिक फसल कह सकते हैं, यानी हाईटेक फर्टिगेशन। इससे किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा होता है। प्लास्टिक मल्चिंग का भी इसी खेती में प्रयोग किया गया है, जिससे खरपतवारों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। यह किसान भाई सोलर पैनल के माध्यम से स्वयं विद्युत का निर्माण करके उसका प्रयोग अपने खेतों में करते हैं। जिंदगी के नगमे कुछ यूं गाते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। हम हमारे सफ़र में ऐसे ही किसान भाइयों के पास आ पहुंचे हैं, जो मेहनत मजदूरी के साथ साथ साल भर में आने वाले ढेरों उत्सवों को और अपने हर पल को बेहद उत्साह और उमंग के साथ जीते हैं। उनके मनोरंजन का क्या तरीका है, आइए हम सब मिलकर उनके मनोरंजन में साथ शामिल हो जाए।
जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं, वो है मसीहा मेहनत का, उसको किसान हम कहते हैं। ऐसे ही किसान भाइयों से हमने आपकी मुलाकात करवाई हमारी इस यात्रा के दौरान। इस यात्रा की शुरुआत हुई थी सूर्य मंदिर से और फिर हमने जाना फूलों की खेती के बारे में। हमने जाना किस तरह से मृदा परीक्षण किया जाता है, साथ ही साथ किस तरह जो हमारे किसान भाई हैं पशुपालन के माध्यम से प्राप्त होने वाले दूध और पनीर से अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। यही नहीं, सागौन की खेती से किसान भाई अपने भविष्य को किस तरह से संवार रहे हैं, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने आनंद लिया लोक संगीत और लोक नृत्य का। आशा करती हूँ कि हमारी इस अनोखीपन से भरी हुई यात्रा ने आपको सराबोर कर दिया होगा और हमारी ऐसी ही आनंदमय यात्रा के साथ हम फिर आपसे दोबारा मुलाकात करने जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए श्रेया को इजाजत दीजिए। नमस्कार। Da, da.